नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जो दोस्तों जानते हैं, राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो प्लेटफॉर्म है वो लगातार आपके पढ़ाई जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, क्लास 10th हो 12th हो, इनसे लगातार जुड़ा हुआ है। आपकी हेल्प के लिए आप लगातार इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन वीडियोस आप तक पहुँचें इसके लिए आपको यह ज़रूरी है कि लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप देखें कि चैनल आपका सब्सक्राइब है कि नहीं। आपको चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो की तरफ आगे बढ़ना है और देखना है क्वेश्चन की। जैसा कि आप जानते हैं, पहले चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस में हम आप दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे, पहला जो क्वेश्चंस हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है मेरे दोस्तों, वो है प्लांट से रिलेटेड। प्लांट में आपको यह ध्यान देना है क्या, नामांकित चित्र की सहायता से पौधों में जल और खनिज, लवणों एवं भोज्य पदार्थों का परिवहन समझाइए। यानी कैसे किसी भी पौधे में खनिज पदार्थ या जल का संवहन होता है, या कैसे किसी पौधे में भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, इसके बारे में आपको समझाना है विथ डायग्राम। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखिए, द जल तथा खनिज लवणों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब मिनरल और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, इसको देखना है। यहाँ देखिएगा, पौधों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के संश्लेषण के लिए जल आवश्यक होता है। पौधों के विभिन्न उद्देश्यों के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण मृदा से जड़ों द्वारा किया जाता है तथा इनका परिवहन पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों, फूलों तक किया जाता है। पत्तियों में जल का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के संश्लेषण में किया जाता है। तो जल तथा खनिज लवणों के परिवहन में 3 निम्नलिखित पद हैं, यानी 3 स्टेप हैं। तो कैसे संवहन होगा, इसको समझने के लिए आगे 3 स्टेप अब मैं आपको यह बातें समझाई गई है। पहला जो स्टेप है दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे पहले उसकी तरफ। पहला स्टेप क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। पहला जो स्टेप है उसके अंतर्गत दिया गया है जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। मिनरल और वाटर सबसे पहले तो अवशोषित होगा, और उसमें होगा क्या, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण मूल रोमों, मूल रोम का मतलब जड़ों में हल्के हल्के पतली पतली रोए सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम मूल रोम कहते हैं। वह तथा जड़ की बाह्य त्वचा कोशिका द्वारा अवशोषण का कार्य किया जाता है। आगे देखिए भैया, जल का अवशोषण सक्रिय रूप से मृदा विलयन तथा मूल रोमों के मध्य विभवांतर से होता है। अब बात आती है सक्रिय रूप। सक्रिय रूप का क्या मतलब है? सक्रिय का मतलब होता है जिसमें एनर्जी खर्च हो। एक्टिव एंड पैसिव, 2 तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। जब सक्रिय ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें एनर्जी खर्च होकर के होगा, और अगर निष्क्रिय या अक्रिय ट्रांसपोर्ट कहें होगा, पैसिव जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ एनर्जी खर्च नहीं होगी, ऑटोमेटिक फिजिकली वो होगा। यहाँ देखिए, विभवांतर के अंतर की वजह से इसमें गति होती है। आगे दिया है खनिज लवणों का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। मूल रोमों के अंदर जल बाह्य त्वचा से
कार्टेक्स से अंतःत्वचा तक, अंतःत्वचा से जाइलम वाहिनियों तक तथा वाहिनियों की ओर गति करता है। ये कोशिकाएं मृत तथा मोटी भित्ति वाली होती हैं। इन कोशिकाओं में जल की गति के लिए गर्त पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मृत कोशिकाएं और मोटी कोशिकाएं एक संरचना के रूप में पाई जा रही हैं जो कि जल के एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। और जो ही जड़ों के द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिया गया दोस्तों, तुरंत दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और दूसरा स्टेप क्या है? रसारोहण या जल की ऊर्ध्वमुखी गति, जिसे आप असेंट ऑफ सैप कहते हैं या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। यानी जल की या खनिज की मात्रा ऊपर की तरफ जब चढ़ना शुरू होती है तो इसी को अपवर्ड डायरेक्शन के बेसिस पे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कह देते हैं। दूसरी चीज कहना चाहें तो कह सकते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, आगे बढ़ें तो इसमें देखिए दिया क्या है। जल तथा खनिज लवणों की ऊपर की ओर गति जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं से होकर होती है। जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं में जल स्तंभ वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ऊपर की ओर गति करता है। वाष्प के रूप में जल की वाष्पोत्सर्जन द्वारा हानि क्षतिपूर्ति को जल की ताजा आपूर्ति होती है। इससे चूषक दाब, याद रखेंगे, चूषक दाब या सक्कन प्रेशर नाम देते हैं, जो जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है। क्या कहना कहा? पौधों का जो ऊपरी सिरा होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस में पानी की मात्रा अपने बाह्य पदार्थ से या कहते बाह्य भाग से छोड़ता रहता है, या कहते पत्तियों की ऊपरी सतह से पानी उड़ता रहता है स्टोमेटा के थ्रू या रंध्र के थ्रू। ठीक है, हिंदी में रंध्र कहते हैं स्टोमेटा को, आपको पता है। क्योंकि जब लगातार पानी उड़ रहा है तो पानी की कमी हो रही है। वही कमी एक चूषण दाब या सक्कन प्रेशर डालती है जड़ों पर, जिससे कि क्या होता है, जड़ें एब्जॉर्प्शन करके ऊपर की तरफ पानी को चढ़ने में मदद देने लगती हैं और धीरे 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 चढ़ना शुरू हो जाता है वाटर। यही कहलाता है रसारोहण या जल की ऊर्ध्वमुखी गति। आगे देखिए, यहां डायग्राम के माध्यम से दोस्तों आपको समझाया गया है, थोड़ा सा देखिएगा। रसारोहण की जो प्रोसेस है, रसारोहण की जो प्रोसेस है थोड़ा सा देखिएगा। इसमें जो दिया गया है भैया, क्या दिया गया है देखिए, ये पूरे पौधे का डायग्राम। इन्होंने जड़ वाले हिस्से में बताया कि ये वाला हिस्सा मूल रोम का है और यही जो मूल रोम है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या? वाटर। कहाँ से? अपने सराउंडिंग से। वाटर और मिनरल दोनों आपस में घुली हुई अवस्था में ऊपर चढ़ते हैं या कह दें मिल करके एब्जॉर्ब होते हैं। पहले आप देखेंगे दोस्तों होता क्या है, यहाँ सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर वलकुट, फिर अंतः त्वचा, यह 3 लेयर होती है रूट के। ये पहली लेयर, ये आप देखेंगे दूसरी लेयर, ये आप देखेंगे तीसरी लेयर। 3 लेयर होती है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी। वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। इसी अवशोषण में आप देखेंगे जो मूल रोम है, जड़ें हैं, उसके ऊपर हेयर जैसी संरचना ही मूल रोम है। उसमें उसी की प्राथमिकता होती है। मूल रोम के द्वारा ही पहले पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है।
वह पहुंचता है इनर मोस्ट पार्ट, जिसे आप अंतः त्वचा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे यह आगे बढ़ेगा और ये देखिए माध्यम बनेगा जाइलम। जाइलम के माध्यम से जल की मात्रा ऊपर पत्तियों के दूसरे भागों तक पहुंचती है। फिर तना में धीरे धीरे क्या होता है, आप देखेंगे रंध्र पत्तियों तक पहुंचता है और यहाँ से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा देखिए पानी वाष्प बन के बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे आप चूसड़ दाब भी कह रहे थे हिंदी में, या सक्कन प्रेशर। इसी प्रेशर की वजह से कोई भी प्लांट पानी को ऊपर ले जा पाता है, या कह दें सक्कन प्रेशर की वजह से ही पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। इसी को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। यही 2 स्टेप आपका पूरा हुआ। तीसरा और लास्ट स्टेप देख लीजिए, जिसे आप ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के बेसिस पे इन्होंने बताया है। यह पादप के वायवीय भागों के जीवित ऊतक जल की वाष्प की हानि होती है। इसमें वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जल खनिज लवण ऊपर की ओर गति करते हैं। अभी यही बात मैं समझा रहा था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एसेंट ऑफ सैप वाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है और पत्तियों तक मिनरल और वाटर पहुंचने लगता है। अब क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा था उसमें क्या था, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंस। पत्तियों की हरी कोशिका संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का बिना हरे भागों के परिवहन किया जाता है, जहां इनकी आवश्यकता श्वसन तथा अन्य उपापचयी संश्लेषण के लिए होती है। आप देखेंगे शर्करा तथा अन्य उपापचय जो फ्लोएम हैं के द्वारा परिवहित होते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन खाद्य स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट के नाम से जाना जाता है। यानी जैसे जल का चढ़ना वहाँ एसेंट ऑफ सैप था, उसी तरह से भोजन पदार्थों का फ्लोएम की सहायता से ऊपर चढ़ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटना होता है शरीर के विभिन्न भागों में प्लांट के, और उसी को ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट नाम देते हैं या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण नाम देते हैं। समझ आ रही है बात? आगे बढ़िए दोस्तों। फ्लोएम सिरों से जुड़े अनेक कोशिकाओं से निर्मित लंबी नली के रूप में होता है। फ्लोएम कोशिकाओं के सिरे की भित्तियां चालनी पट्टिका बनाती हैं, जिसमें छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र फ्लोएम नलिकाओं में भोजन को गुजरने देते हैं। फ्लोएम की कोशिकाएं चालनी कोशिकाएं चलनी तत्व कहलाते हैं। चालनी नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, चालनी जो तत्व होता है या कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो केंद्रक होता है वह नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। आगे दिया है प्रत्येक चलनी नलिकाएं आगे सह कोशिका होती है, यानी आगे चल करके यह सह कोशिका के रूप में आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों डायग्राम के प्रति। फ्लोएम में कैसे चढ़ता है इसको आप देख लीजिए। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है। यहाँ आप देखिए, यह जो हिस्सा बना हुआ है, यह आप देखेंगे चालनी पट्टिका, फ्लोएम कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं। कहाँ कहाँ किसकी प्रेजेंस है उसको देख लीजिए। यहाँ कोलेरेंस होता है, चालनी नलिका होती है, सह कोशिका यहाँ पाई जाती है और चालनी छिद्र यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं जो फ्लोएम ऊतक हैं उनके भाग को प्रदर्शित किया गया है। और आप जानते हैं
भोज्य पदार्थ इन्हीं भागों से ऊपर की तरफ मूव आउट करते हैं। अगला भाग आपके सामने है मेरे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमने कहा था कि कुछ डायग्राम जो कलरफुल है वह भी आपको दिया जा रहा है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने इसको बड़ी मेहनत से आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप अट्रैक्टिव चीज़ों के बेसिस पे अच्छे से समझें। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हार्ट की बात है तो देखिए क्वेश्चंस क्या आएगा। मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न देखिए, हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन रुधिर तथा डी ऑक्सीजन रुधिर बहता है, चित्र द्वारा इसको बताइए। मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, उसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर पर संचरण मार्ग का करिए प्रदर्शित कीजिए। मनुष्य के हृदय का दायां तथा बायां भाग बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। हृदय क्या है समझाइए। एक पंप के समान कैसे कार्य करता है यह भी स्पष्ट करिए। तो चलिए दोस्तों हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह आपका हार्ट, ठीक। सबसे बड़ी बात हार्ट के लिए है कि यह मायोजेनिक है, स्वशासित है और सेल्फ कंट्रोल से चलता रहता है। मायोजेनिक, ठीक है। इसकी मसल्स भी मायोजेनिक होती हैं। अब देखिएगा इस हार्ट में क्या होता है। 1, 2, 3 और 4 ये 4 चैम्बर मेरे दोस्तों होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। अब थोड़ा सा एक एक के बारे में जानते हैं। अरोटा जो नाम देते हैं ये क्या है? यह सबसे मोटी वेन है, आर्टरी है, सॉरी, सबसे मोटी क्या है? आर्टरी है। और आपको पता है कि आर्टरी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाना? पूरे शरीर में ले जाना। तो यहाँ शुद्ध रक्त होगा, जब पंप करेगा हार्ट तो इस रास्ते मूव करके क्या होगा? बॉडी के विभिन्न भागों तक जो सबसे बड़ी सबसे मोटी एक तरह से आर्टरी है वो अरोटा के रूप में आपको मिलेगी, वह लेकर के जाएगी ब्लड, जिसे आप महाधमनी और महाशिरा के बेस पे देखते हैं ना। इसे आप क्या कहेंगे? महाधमनी कह सकते हैं। उसी तरह से अभी महाशिरा की भी बात आएगी। अब यहां देखिए एक वेन दिखाई गई है ब्लू से, पल्मोनरी आर्टरी। यहां दिया गया है क्या? लंग्स की तरफ। यहां देखिए दिया गया है बॉडी की तरफ। यानी यह जो पल्मोनरी है ये क्या करेगी? आर्टरी ब्लड को लेके जाएगी कहाँ? लंग्स के पास, जहां की ऑक्सीजन की सहायता से प्यूरिफाई किया जाएगा ब्लड को। बात समझ आ रही? लेफ्ट साइड का ये आर्टियम चैम्बर है। आर्किल और वेंट्रिकल के बेस पे चैम्बर होता है, आप जानते हैं। यहां देखिए पीले कलर में यह आपको नर्व सेल्स दिखाई गई हैं। दिया गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस, जिसे आप एवी नोड के बेसिस पे भी कह सकते हैं। इनका काम क्या है? करंट जैसी कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न करना जिससे हार्ट को झटका लगे और वो पंप करता रहे लगातार। बात को समझिएगा। लेफ्ट साइड की जो बंडल है वह भी यही काम करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्किल आगे, वेंट्रिकल पीछे, बीच में ये जो है सेप्टम का हिस्सा होता है मेरे दोस्तों। फिर राइट वेंट्रिकल, राइट बंडल, राइट आर्टियम, यहाँ राइट आर्टियम का हिस्सा है। एवी नोड, एवी नोड जैसा कि मैंने कहा था ये वाला हिस्सा एवी नोड का है ना। यहाँ भी दे दिया गया है। इसे कहते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ एवी नोड मत लिखिएगा, इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। वहाँ बंडल है लेकिन नोड की बात यहाँ से है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जहाँ से करंट एक तरह से निकलेगी और हार्ट को पंप करने में क्या करेगी? सहायता करेगी।
दूसरा होता है ऐसे नोड जिसे साइनो आर्टियल नोड के नाम से जानते हैं, जो यहां दिखाया गया है। मेरे दोस्तों, जो रेड वाला हिस्सा है, यह पोर्शन आपका, अगर हाथ इधर क्या है, क्या पढ़ रहा है, लेफ्ट, तो इधर राइट होगा, याद रखिएगा। जिधर आपका राइट होगा उधर लेफ्ट होगा, और जिधर राइट होगा लेफ्ट होगा उधर राइट। यानी हमारे साइड का जस्ट उल्टा होगा। ये हमारा दायां हाथ है तो इस पे यहां बायां लिखना पड़ेगा। यानी बाएं साइड में मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं प्योर ब्लड बह रहा है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो बाएं साइड क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है। और दाहिने साइड क्या है, इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त बहता है। प्योर ब्लड यानी शुद्ध होता है, आप जानते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट हमेशा क्या है, रॉन्ग को ले जाता है। मतलब राइट साइड जो है, दाहिने तरफ जो है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। उम्मीद है यह बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़िए, थ्योरी पोर्शन देखते हैं दोस्तों। यहां दिया गया है हृदय की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बाह्य संरचना के बेस पे दिया गया है हृदय बाह्य गुहा, जिसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। फेफड़ों के बीच में एक कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी, वहीं स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाईं ओर होता है, थोड़ा सा भाग क्या होता है, दाएं तरफ होता है। यानी ज़्यादा हिस्सा किधर है, बाईं तरफ, कम हिस्सा किधर है, आप देख लीजिए किधर है, दाईं तरफ। साधारणतया इसका आकार व्यक्ति की मन बंद मुट्ठी की तरह, आप मुट्ठी बंद कर लीजिए, जिस तरह संरचना बन रही है, आप जिस एज में हैं आपका हार्ट उसी साइज का लगभग बन जाता है। बच्चा है तो बच्चे का छोटा होगा, आप बड़े हैं तो आपका हार्ट जो है थोड़ा बड़ा होगा। आगे बढ़िए, मानव हृदय गुलाबी रंग का, स्पंदनशील, शक्वाकार, खोखला और मांसल होता है। स्पंदन करता रहता है। आप देखेंगे इसमें लब डब की साउंड भी इसी स्पंदन की वजह से आती है, जिसे आप धड़कना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा अग्रशिरा 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली या हृदयावरण थैली, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल सैक या हृदयावरण पेरिकार्डियम, से घिरा रहता है। इस दोहरी झिल्ली से क्या फायदा है, आगे बताया गया। यानी हार्ट के चारों तरफ एक लेयर पाई जा रही है, पेरिकार्डियम या हृदय आवरण के बेस पे आप कह सकते हैं पाई जा रही है। दोहरी झिल्लियों में पहली झिल्ली का नाम हृदय की ओर अंतरांगिक हृदयावरण यानी विसरल पेरिकार्डियम, यानी पेरिकार्डियम 2 लेयर बताया गया। एक तो है क्या, विसरल पेरिकार्डियम। दूसरा मेरे दोस्तों देखें, दूसरा क्या है, देह भित्ति की ओर भित्ति आवरण है, जो पार्शली पैराइटल पेरिकार्डियम कहलाता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य गुहा हृदय आवरण या पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है, और इसमें भरा हुआ फूड पेरिकार्डियल फूड के नाम से जाना जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, द्रव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृदय को नम बनाए रखने के लिए तथा बाह्य आघातों से, ताप आदि से हृदय की रक्षा करता है। ये भाई चोट लग गई,
आवरण है, उसमें लिक्विड भरा है, झटके को वो कहीं न कहीं सहन कर लेगा, हार्ट को चोट नहीं लगने देगा। आगे बढ़िए। मानव का हृदय सबसे इंपॉर्टेंट 4 कक्षीय होता है, 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। 4 चैम्बर हार्ट पूछा जाता है, किसका 4 चैम्बर है, किसका 3 चैम्बर है, किसका 2 चैम्बर है। याद रखें, दिया गया है हृदय खांच या कोरोनरी सकल्स रखता है, अलिंद आर्किल या आर्ट्रियम रखता है, निलय वेंट्रिकल में बटा रहता है, आलिंद हृदय की ऊपरी चौड़े भाग है, निलय हृदय का निचला संकुरिक भाग है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, शरीर से रुधिर लाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियां महाशिराएं दाएं आलिंद में खुलती हैं तथा फेफड़ों में रुधिर लाने वाली वाहिनियां, जिसे फुफ्फुस शिराएं कहते हैं, बाएं आलिंद में खुलती हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। कहा है मुख्य रुधिर शिरा, जिसे आप क्या कहते हैं, महाशिराएं। जो महाशिराएं होती हैं वह कहाँ, दाएं आलिंद। कहाँ आप देखेंगे, दाएं आलिंद में क्या करेंगी, खुलती। तथा फेफड़े में रुधिर लाने वाली जो वाहिनियां होती हैं, यानी जिनसे फेफड़े में रुधिर जाता है, वो कहाँ है, फेफड़े में रुधिर लाने वाली जो धमनियां हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिरा यह कहाँ खुलेगा, बाईं तरफ मेरे दोस्तों। कहाँ खुलेगा, बाईं तरफ, याद रखिएगा। वहीं दिया गया है दाएं निलय फुफ्फुस महाधमनी, पल्मोनरी आर्क जिसे कहते हैं, वह निकलती है। बाएं निलय से धमनी महाकांडा या मुख धमनी, जिसको आप कार्डियो सिस्टमैटिक आर्क ऑफ ओरोटा कहते हैं, नॉर्मली आप ओरोटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये दोनों क्रमशः फेफड़े व शरीर की रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियां होती हैं। कौन सा मुख्य रुधिर वाहिनियां है, 2 हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहला फुफ्फुस फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिराएं इसी के बेस पे जब मोटी हो जाती हैं मीन्स, तो आप इसी का नाम दे देते हैं फुफ्फुस महाधमनी। अब जब फुफ्फुस महाधमनी है, क्योंकि यह काम क्या करेगी, हार्ट से ब्लड को, यानी हार्ट से इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाएंगी दोस्तों, लंग्स या फेफड़े के पास। ठीक है, ये क्या है, फुफ्फुस महाधमनी है। उसी तरह से आपको मिलेगा क्या, मुख्य धमनी के बेसिस पे, जिसे आप कार्डियो सिस्टमैटिक आर्क ऑफ ओरोटा कहते हैं। ये दोनों क्रमशः फेफड़े और शरीर के रुधिर ले जाने वाली मुख्य वेंस के रूप में जानी जाती है।
तो इतनी बात आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब थोड़ा सा हृदय और आवरण की बात करते हैं। क्या है मेरे दोस्तों आगे, आंतरिक संरचना में बात करें तो इसमें स्पष्ट देखेंगे कि आलिंद व निलय पाया जाता है, जिसको आर्किल और वेंट्रिकल के रूप में कहते हैं, जो चैम्बर का निर्माण करते हैं। मनुष्य में 4 चैम्बर अर्थात 4 वेश्म रूपी पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। प्रत्येक ओर आलिंद व निलय आपस में संबंधित यानी जुड़े होते हैं। आलिंद की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं, जबकि निलय की दीवारें मोटी होती हैं। दोनों आलिंद और अंतरालीय पक्ष इंट्राट्रायल सेप्टम तथा निलय अंतरकाली खांच यानी इंटरवेंट्रिकुलर सक्यूल्स द्वारा पृथक होती हैं। मानव हृदय से बाह्य आलिंद सबसे बड़ा वेश्म होता है। फोसा ओवैलिस आंतरिक अंतरा आलिंदीय पट्ट के पश्च भाग पर दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है, जो फोसा ओवैलिस कहलाता है। भ्रूण में यह छिद्र फोरामेन ओवैलिस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भ्रूण में भी है, इसी को नाम क्या देते हैं, फोरामेन। ओवैलिस महाशिरा की बात करें वेना केवा तो दाहिने आलिंद में 2 मोटी महाशिराएं होती हैं, अलग अलग छिद्रों में खुलती हैं, जो अग्र महाशिरा इन्फीरियर वेना केवा और पश्च महाशिरा जिसे आप सुपीरियर वेना केवा के बेस पे जाने हैं। यानी वेना केवा 2 भागों में बढ़ जाती है, इन्फीरियर और सुपीरियर के बेसिस पे। आगे बढ़े, अगले कुछ हिस्से को देखें दोस्तों हृदय के। कोरोना साइनस, ये क्या है भाई, अंतर आलिंदीय पट्ट के समीप क्या होगा भाई, देखिएगा हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। इस छिद्र पर कोरोनरी या थिबेसियन कपाट पाए जाते हैं। स्पंदन केंद्र क्या होता है, जिसे पेस मेकर के नाम से पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है, पेस मेकर कहते हैं। क्या है पेस मेकर भाई, याद रखेंगे, दाएं आलिंद में महाशिराओं को छिद्रों के समीप शिरा आलिंद गांठ साइनो आरिकुलर नोड यानी ऐसे नोड होती है, जो स्पंदन केंद्र कहलाती है। इसी को पेस मेकर कहते हैं। तो याद रखेंगे एवी नोड स्पंदन केंद्र है, साइनो आरिकुलर नोड जिसे शिरा आलिंद गांठ के नाम से जानते हैं, ये क्या है, स्पंदन का केंद्र। अब बात करेंगे फुफ्फुस ध्वनि महाकांड, पल्मोनरी एंड कार्डियो सिस्टमैटिक आर्क। दायां निलय फुफ्फुस चाप निकालता है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक पहुंचाता है। बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर निकलने के स्थान पर एक स्नायु आर्टरी ओसम लिगामेंट आर्टरी ओसम नामक ठोस स्नायु होता है। भ्रूणावस्था में इस स्नायु के स्थान पर डक्टस आर्टियोरस या बोटलाई नामक एक महीन धमनी होती है। तो ये देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है हार्ट से संबंधित, जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब कपाट की यहाँ दोस्तों बात किया है। अर्धचंद्राकार कपाट होता है। अर्धचंद्राकार जो सेमी मालिकुलर वाल्व होता है, आप देखें वहाँ, ये कपाट रुधिर को वापस हृदय में जाने से रोकते हैं। आलिंद निलय छिद्र आर्टियो वेंट्रिकल अपर्चर द्वारा निलय में खुलते हैं। इन छिद्रों पर वल्नी आलिंद निलय कपाट
कैप्सेड वर्टियो वेंट्रिकल वाल्व स्थित होते हैं। इनकी विशेष वलनीय संरचना के कारण इन्हें नाम दिया जाता है। यह कपाट रुधिर को आलिंद से निलय में जाने से रोकते हैं, परंतु वापस नहीं जाने तो देते हैं लेकिन वापस नहीं आने देते। याद रखेंगे क्या कर रहा है, हृदय से रुधिर कपाट निलय की तरफ ब्लड को जाने दे रहे हैं लेकिन वापस आने से रोक दे रहे हैं। इसे आप सेमी आरिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बाइकस्पिड था ऊपर, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों वाल्व यहां दिया गया है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दाएं आलिंद और निलय के मध्य आलिंद कपाट में 3 वाल्व पाए जाते हैं। याद रखेंगे, दाएं आलिंद के मध्य आलिंद निलय कपाट मध्य क्या होता है, आलिंद निलय कपाट जो होते हैं उसमें 3 वाल्व हैं। इसी वजह से इन्हें ट्राइकस्पिड के नाम से जाना जाता है। जबकि वहीं बाएं आलिंद और निलय के मध्य बाएं आलिंद और निलय के बीच क्या है, बाइकस्पिड वाल्व की बात आती है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ध्यान दीजिएगा, जिसे मिट्रल कपाट या बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व याद रखेंगे के नाम से भी जानते हैं। कंडरा रज्जु या कार्डिडेंटल की ओर कपाटों तथा दूसरी ओर निलित भित्त से जुड़े रहते हैं तथा हृदय स्पंदन के दौरान वलन कपाटों के उलटने से बचाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हार्ट से रिलेटेड था मेरे दोस्तों। हार्ट का पोर्शन यही कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन था सिलेक्टिव, वह भी दोस्तों ख़त्म हो जाता है। इस तरह से दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।